करें बेटा? देखो चल बेटा स्टार्ट कर दें। चैप्टर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको याद है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? आपने हमने बनाया था ना एनिमल सेल का डायग्राम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट आपको याद होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको याद है हमने एक तरह का ऐसा डायग्राम बनाया था जिसमें ऐसे छोटे छोटे बॉल जैसे थे, इसे राइबोसोम्स कहते हैं। ये जो ऊपर निकला हुआ इसे क्या कहते हैं? राइबोसोम्स। ये कुछ इस तरह से होते हैं बेटा, सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं, ऐसे रफ सरफेस होती है इनकी वजह से। राइबोसोम्स आर, आपसे पूछे व्हाट आर राइबोसोम्स तो आप बोलोगे दे आर एक्टिव साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। यहीं पे प्रोटीन बनते हैं। हमारी बॉडी दो तरह के प्रोटीन होते हैं, पता है आपको? बोर्ड की तरफ ध्यान। एक प्रोटीन वो होता है जो हमारी बॉडी खुद बना लेती है, एक प्रोटीन होता है जो हमारी बॉडी खुद बनाती है। एक वो होता है जो हम दूध के साथ, एग के साथ, पनीर के साथ प्रोटीन हमें मिलता है ना, बाहर से हम खाते हैं प्रोटीन, तो वो हमारी बॉडी नहीं बना पाती। तो दो तरह की बॉडी को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। एक जो वो खुद बना लेती है उसे कहते हैं नॉन एसेंशियल प्रोटीन्स। जो हमारी बॉडी खुद नहीं बना पाती उसे एसेंशियल प्रोटीन कहते हैं, जो हमें बाहर खाने से लेना होता है। नॉन एसेंशियल मतलब जिसकी जरूरत नहीं है हमें, वो हमारी बॉडी खुद बना लेगी। और एसेंशियल का मतलब हमें बाहर से भी प्रोटीन लेना होता है ना अपनी बॉडी की हाइट बढ़ाने के लिए, ग्रोथ के लिए, मसल्स ग्रोथ के लिए, उसे कहते हैं एसेंशियल प्रोटीन। तो जो नॉन एसेंशियल प्रोटीन्स होती हैं वो राइबोसोम्स बनाते हैं और न्यूक्लियस भी बनाता है। आपने पढ़ा था ना न्यूक्लियस भी प्रोटीन, न्यूक्लियस के अंदर एक मटेरियल होता है बच्चों, उसे कहते हैं आरएनए। न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। आरएनए भी प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो प्रोटीन कहां का बनता है? राइबोसोम्स से और आरएनए से। ये दो लोग हैं जो प्रोटीन बनाते हैं। इन्हीं दोनों के प्रोटीन पूरे सेल्स में पाए जाते हैं। इन्हीं के प्रोटीन्स हमारी पूरी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना, प्रोटीन बनाना। फिर उस प्रोटीन से क्या होगा? उस प्रोटीन से हमारे एंजाइम्स बनते हैं जो हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। उसी प्रोटीन से हमारे हार्मोन्स भी बनते हैं। हार्मोन्स पता है? हार्मोन्स एक केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी की डिफरेंट एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। हमारी बॉडी की ग्रोथ को, मूवमेंट को, सोचने की एबिलिटी को हार्मोन कंट्रोल करते हैं। तो हार्मोन और प्रोटीन के सिंथेसिस में इसका रोल होता है, आरईआर का। नेक्स्ट इज एसईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी आपको कल बताया था। स्मूथ वाले में ये राइबोसोम्स नहीं पाए जाते, उनकी फ्लैट सरफेस होती है, इनके ऊपर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते। फिर ये क्या करते हैं? इनका काम होता है लिपिड्स बनाना, फैट्स बनाना। लिपिड्स और फैट्स क्या करेंगे? लिपिड्स और फैट कल बताया था ये सब तो आपको। लिपिड्स और फैट्स, इसका क्या काम है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एसईआर? यस, एसईआर का काम है सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन। बेटा बोर्ड की तरफ। एसईआर का क्या फंक्शन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में हेल्प करना। और एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको कल बताया था, क्या? एसईआर का बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन बताओ। मतलब वो क्या? वेरी गुड, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लिवर सेल्स। लिवर सेल्स के अंदर जो ड्रग्स वगैरह आते हैं, हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, उनको ये डिस्ट्रॉय करता है एसईआर, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना? ठीक है। और इन्हीं का काम है कि जो प्रोटीन इनका बनेगा ये आगे डिस्पैच भी यही लोग करते हैं। आगे डिस्पैच यहां से न्यूक्लियस से प्रोटीन को बाहर भी ये लोग लेके आते हैं। तो ये ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन और पैकिंग में एक और चीज हेल्प करती है, वो क्या थी? ट्रांसपोर्ट और पैकिंग में कौन रिस्पॉन्सिबल है? गोल्जी बॉडी, गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस भी ट्रांसपोर्ट और पैकिंग में हेल्प करते हैं। याद है उसके अंदर भी एंजाइम पाए जाते थे, है ना? तो गोल्जी अपरेटस भी ट्रांसपोर्ट और पैकिंग में हेल्प करता है, प्रोटीन्स की, लिपिड्स की, फैट्स की, सबकी ट्रांसपोर्ट में। नेक्स्ट सुनिए बोर्ड की तरफ। नेक्स्ट है बेटा प्लास्टिड्स। ये सिर्फ प्लांट में पाए जाते हैं, ये तो दोनों में पाया जाता है, ये सिर्फ प्लांट में पाए जाते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स दो टाइप के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। प्लास्टिड्स का जो ये है इसे कलर्ड प्लास्टिड कहते हैं, और ये कलर्ड नहीं होता ल्यूकोप्लास्ट। इस क्रोमोप्लास्ट के अंदर एक जगह होती है,
क्रोमोप्लास्ट के अंदर एक जगह होती है, ये लीव्स में पाए जाते हैं बेटा, प्लांट्स की जो लीव्स होती है उसके अंदर ये प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। प्लास्टिड्स के लीफ के अंदर एक स्पेस होता है, उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, और इसी की वजह से प्लांट कलरफुल पाया जाता है। जो ग्रीन कलर होता है प्लांट का, वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। ठीक है, क्लोरोफिल की वजह से प्लांट का ग्रीन कलर होता है। और ये जरूरी नहीं है कि प्लांट का ग्रीन कलर ही हो, और भी कलर प्रोवाइड कराता है ये क्रोमोप्लास्ट। येलो, रेड, ये सब जो अलग अलग फ्लावर के कलर होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है, इसलिए इन्हें कलर्ड प्लास्टिड्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है और प्लांट को अलग अलग कलर प्रोवाइड करता है, अलग अलग पिगमेंट से इसमें कलर आते हैं। ल्यूकोप्लास्ट का क्या फंक्शन है? जो प्लांट के अंदर फैट और लिपिड्स होते हैं, ऑयल होता है, स्टार्च होता है, उनको ये स्टोर करता है। इसमें कलर नहीं होता, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है कि प्लांट के जो ऑयल है, फैट है, उनको ये स्टोर करके रखता है। हमें सरसों के तेल से तेल मिलता है, सोयाबीन से भी तेल मिलता है, मूंगफली से भी तेल मिलता है ना। वो कहाँ स्टोर होता है? वो ल्यूकोप्लास्ट में स्टोर होता है। जितने भी ये वेजिटेबल ऑयल की जो ऑयल्स हैं वो ल्यूकोप्लास्ट के अंदर स्टोर होता है। ल्यूकोप्लास्ट से ही निकालते हैं जब हम तेल खाते हैं। जितने भी हम लोग ये सारे वेजिटेबल ऑयल्स मिलते हैं हमें, वो ल्यूकोप्लास्ट के अंदर स्टोर होता है, जो सेल के अंदर पाया जाता है, जो प्लांट के प्लास्टिड का पार्ट है। ठीक है, फिर आपने नोट के अंदर दो बातें लिखी थी। एक आपने लिखा था स्ट्रोमा, एक वर्ड आपने लिखा स्ट्रोमा। ये स्ट्रोमा क्या होता है? ये जो प्लास्टिड की अरेंजमेंट है, पता प्लास्टिड कैसे अरेंज होते हैं? ऐसे देखो, एक प्लास्टिड का जैसे आपका वो नहीं था गोल्जी अपरेटस, वैसे ही एक प्लास्टिड के ऊपर दूसरी लेयर आ जाती है, फिर उसके ऊपर तीसरी लेयर आ जाती है। तो ये जो एक एक लेयर है उसे स्ट्रोमा कहते हैं। तो स्ट्रोमा का मतलब होता है, जैसे मैं एक हाथ के ऊपर अपना दूसरा हाथ रख दूं, फिर उसके ऊपर तीसरा, इसके ऊपर ऐसे ऐसे करके अलग अलग लेयर में ऐसे स्टोर होता है। ईच लेयर इज कॉल्ड स्ट्रोमा। स्ट्रोमा का मतलब होता है ऐसे डिफरेंट लेयर्स ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। डिफरेंट लेयर, ये सारी मेम्ब्रेन है, सबके ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, इस तरह से ये प्लास्टिड अरेंज रहते हैं एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, और यहीं पे आपका वो सारा का सारा आपका कलर्ड पार्ट और जो ये ल्यूकोप्लास्ट वाला है, ये दोनों इसी के अंदर पाए जाते हैं आपके। अच्छा, दूसरा आपने लिखा प्लास्टिड्स हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। अब आप बताइए, तीन ऑर्गेनल सेल के अंदर जिनके पास अपना डीएनए होता है। एक माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा न्यूक्लियस, तीसरा प्लास्टिड। तीन याद हो गए ना? तो दीज आर 3 सेल ऑर्गेनल्स जिनका अपना खुद का डीएनए होता है, खुद के राइबोसोम्स होते हैं। ये तीनों लोग प्रोटीन बना सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। इनके पास अपने खुद के ऐसे पूछते हैं एमसीक्यूज में, एमसीक्यू का यही मतलब होता है। ठीक है, अच्छा, फिर आए वैक्यूल्स। वैक्यूल्स आपको कल हमने डिस्कस किया था कि सेल के अंदर कुछ ऐसे ही सर्कुलर से ऐसे बॉल जैसी चीजें पाई जाती हैं। इसका क्या काम होता है? फूड को और फैट को स्टोर करके रखते हैं। जब हम खाना नहीं खाते हैं तब इसमें से फूड निकलता है और हमें बर्न होकर एनर्जी देता है। तो ये हमारे फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी है कि कभी हम देर तक फास्ट रहते हैं या खाना नहीं खा पाते, तो बॉडी को तो एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? फूड वैक्यूल अपना फूड देगा, फूड वैक्यूल फैट स्टोर रिलीज करेगा, फूड वैक्यूल ग्लूकोज रिलीज करके आपको एनर्जी देगा। तो आपको पता है एनिमल सेल्स में हमारे में कम पाए जाते हैं, प्लांट में ज्यादा पाए जाते हैं। तो प्लांट का 50 से 90%, 50 to 90% ऑफ वॉल्यूम कौन स्टोर करता है? फूड वैक्यूल स्टोर करते हैं। ठीक है, फिर लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है बच्चों सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन ध्यान से सुनना। सेल डिवीजन क्या होता है? जब एक सेल डिवाइड होके 2 या 2 से ज्यादा सेल्स बनाता है, तो इसको कहते हैं पेरेंट सेल और इसको कहते हैं डॉटर सेल। जैसे आपने नाखून कट गया, नया नाखून आ जाता है ना, तो ये अपने आप कैसे उगता है? बाल कट गए, बाल आ जाते हैं, बड़े हो जाते हैं बाल। तो ये जो आते हैं ये सेल डिवीजन की वजह से आते हैं। हमारे जो पुराने सेल है उनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो तोड़ के नए सेल्स बना लें।
हमें जब चोट लग जाती है तो उस जगह के धीरे धीरे स्किन या उस जगह की चीजें धीरे धीरे कवर हो जाती है। तो वो कैसे होती है इंजरीज? वो सेल डिवीजन से कवर होती है। हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है। जैसे एक एज के बाद हमारी हाइट तो बढ़नी बंद हो जाएगी, लेकिन अगर कहीं चोट लगती है, कुछ होती है, बाल टूटते हैं या नाखून कटता है, तो वो दोबारा आ जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन दो टाइप की होती है। फर्स्ट इज माइटोसिस एंड सेकेंड इज मियोसिस। माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस में क्या होता है? ये माइटोसिस है जब एक सेल डिवाइड होकर दो सेल्स बनाए। एक सेल डिवाइड होकर दो सेल बनाए उसे क्या बोलते हैं? माइटोसिस। इसके अंदर पता है कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46। कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। 23 पेयर्स। एक पेयर का मतलब दो, तो 23 पेयर कितने हो गए? 46। पढ़ा था ना? तो 46 क्रोमोसोम होते हैं एक सेल के अंदर, और जब ये डिवाइड होकर दो सेल बनाता है ना, उसके अंदर भी 46 रहते हैं। यानी जितने पेरेंट सेल के अंदर रहते हैं, इसे मदर सेल भी कहते हैं, पेरेंट सेल भी कहते हैं, उतने ही डॉटर सेल्स के अंदर भी क्रोमोसोम्स होते हैं। तो दे हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो जब एक सेल डिवाइड होकर दो सेल बनाता है तो उसे क्या कहते हैं? माइटोसिस। ये इंजरीज में हेल्प करता है। जब सेल इंजरीज होती है तो इंजरी होने के बाद नया सेल जो ग्रोथ होती है वो इससे होती है, बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। मियोसिस में क्या होता है बेटा? एक सेल डिवाइड होकर 4 सेल बनाता है। इसमें 2 बनाते हैं, उसमें 4 बनाते हैं। इसमें 2 बार सेल डिवीजन होती है। पहले ऐसा होगा कि एक सेल डिवाइड होकर 2 बनाएगा, फिर ये दोनों फर्दर 2-2 और बना लेते हैं। तो माने इसमें 2 बार डिवीजन हुई। एक बार पहले डिवीजन हुई, फिर ये दोनों फर्दर डिवीजन। तो माने एक साथ देखा जाए तो एक सेल ने कितने सेल बनाए? 4 सेल्स। इसमें क्रोमोसोम्स आधे हो जाते हैं। जैसे यहाँ 46 क्रोमोसोम है, तो अगले वाले में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। इसमें क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। ठीक है? फिर हाफ ही नहीं रहते, बाद में वो जो हाफ है, हर क्रोमोसोम की एबिलिटी होती है कि वो नए अपने बना ले। इसके पास 46 है, इनके पास कितने हैं? 23 होते हैं। कुछ देर बाद, कुछ टाइम बाद ये दोबारा से डबल हो जाते हैं। ये फिर से अल्टीमेटली रहेंगे 46 ही, लेकिन इनिशियल स्टेज में दिस इज कॉल्ड हैप्लॉइड, हाफ हो जाना। दिस इज कॉल्ड हैप्लॉइड एंड दिस इज कॉल्ड डिप्लॉइड। ये डबल रहते हैं और ये हाफ हो जाते हैं, इसे हैप्लॉइड कहते हैं। ये जो हैप्लॉइड होते हैं आधे वाले, ये दोबारा से डबल हो जाते हैं, बाद में अपने आप को डबल कर लेते हैं ये। ठीक है? लेकिन इनिशियल स्टेज में दे हैव 23 क्रोमोसोम्स ओनली। ठीक है? बात समझ में आई? तो ये लास्ट टॉपिक था, ये हमारा चैप्टर हो गया। अब इसके क्वेश्चन आंसर कर लो। हम मोशन को एक बार और रिवाइज करेंगे। एक बार आप भी पढ़ के आना मोशन। पॉज कर दे बेटा। नेक्स्ट क्लास में आप भी मोशन पढ़ के आएंगे। अभी इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं और मोशन